हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर कल्पना। एक्चुअली आज मैं आपके साथ एक केस अपना डिस्कस करने जा रही हूँ। एक्चुअली वो एक पेशेंट का केस है। तो कुछ इस तरीके का बनावट उसके साथ हुई कि खुद वो कंफ्यूज था और स्टार्टिंग के कुछ पॉइंट्स पे हम लोग भी कंफ्यूज हुए थे कि एक्चुअलिटी उसकी प्रॉब्लम क्या थी। उनको खुद को भी नहीं समझ में आ पा रहा था और हम लोग भी डायग्नोस पूरी तरीके से करने में कंफ्यूज हो रहे थे। सम टाइम उनका ट्रीट करने के बाद मतलब बहुत सारे डॉक्टर से भी वो इलाज ले चुके थे, लेकिन उनको प्रॉपर तरीके से आराम नहीं था। उनको खुद को भी नहीं समझ में आ पा रहा था कि उनके साथ हो क्या रहा है। तो ये बात है मथुरा के एक पेशेंट की हमारे की। हम नाम उनका नहीं बता सकते हैं क्योंकि उनको ऐसा उनका कहना था। तो हम आपको बताएंगे कि वो जो पेशेंट हमारे पास जब आए थे उनकी रिक्वायरमेंट थी कि उनका जो एक तरफ के कान का ये जो हिस्सा है ये सुन्न रहता है, और कभी कभी कंडीशन ऐसी होती है कि उनको नॉर्मली वॉइस सुनने में प्रॉब्लम होती है। अगर कोई तेज़ बोलता है तभी उनको इस कान से सुनाई देता है, अदरवाइज उनको राइट साइड के कान से सुनने में प्रॉब्लम होने लगी थी। और उनका कहना था कि सुन्नपन ज़्यादा रहता है मोस्टली तब जबकि वो सुबह सुबह उठते हैं, उस टाइम पर सुन्नापन ज़्यादा रहता है। फिर जैसे जैसे दिन अपना बढ़ता जाता है, जैसे जैसे सूर्य देव या धूप बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे उनको इस चीज़ में सुन्नापन में राहत लगने लगती है। तो उन्होंने कई सारे जो ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं उनको भी दिखवाया था। उन्होंने भी अपनी योग्यता के अनुसार, अपने अनुभव के अनुसार उनका ट्रीट किया था। उन्होंने किसी डॉक्टर ने उनको बताया था कि आपके जो कान के लिए है उसमें मवाद पड़ने लग गया है, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। बट एक्चुअलिटी में जब उनका यूएसजी करवाया गया, जब उनका पता लगा कि कान में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन हाँ उनको कुछ ऐसा लग रहा था कि इसमें पस टाइप का है, लेकिन वो पस नहीं था। एक्चुअली उसको कंफर्मेशन से हम ये नहीं कह सकते कि वो पस ही था। तो इस तरीके से उनकी डायग्नोसिस चल रही थी। फिर उनको जब रिलीफ नहीं मिला, उन्होंने फिर से फर्दर अपनी डॉक्टर चेंज किए ईएनटी के। फिर उन्होंने बोला कि तुम्हारे कान के पर्दे पे स्वेलिंग है या कुछ ऐसे तरीके से उनको बताया गया। बट एक्चुअली फिर वो कुछ टाइम बाद जब वो परेशान हुए तो किसी ने उनको बताया, तो वो किसी के रेफ़र के थ्रू हमारे पास आए। तो अब हमने उनकी जांच की। तो एक बार ये फर्स्ट टाइम जब वो आए थे हमारी ओपीडी के लिए, तब हम लोग भी एक्चुअलिटी में पूरी तरीके से हमने जब अपने लेंसेज वगैरह से देखा तो पूरी तरीके से डायग्नोस हम लोग भी नहीं कर पाए थे कि एक्चुअलिटी में प्रॉब्लम क्या बन रही है। बट जब मैंने उनको फर्दर उनकी हिस्ट्री ली, मैंने उनको पूछा, उनको जैसे हम अपने आयुर्वेद के अनुसार कह सकते हैं कि हम दर्शन, स्पर्शन और ये सारी से प्रश्न पूछकर हम ये इस तरीके से डायग्नोस करते हैं, बीमारी का जो निदान है वो करते हैं। तो कुछ इस तरीके से प्रश्न पूछने के बाद हमें पता चला कि उनके जो फादर थे, वो फादर के उनको अस्थमेटिक प्रॉब्लम रहती थी, और वो है अस्थमा की वजह से टीबी के पेशेंट भी रह चुके थे। तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा था कि हेरिडिटी की कंडीशन भी हो सकती है, यानी कि कभी कभार आनुवंशिकता के लक्षण भी ऐसे आ जाते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमें लगा कि कुछ कफ से रिलेटेड इनको परेशानी हो सकती है, क्योंकि मोस्टली आप देखेंगे ना कि ऊर्ध्व जत्रुगत जितने भी रोग होते हैं, यानी कि जो भी हमारे नेक से ऊपर के पार्ट के जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो ये कफज रोग मेनली इसमें रोल होता है। होते तो तीनों ही दोष हैं, लेकिन कफज रोल इसमें मेन होता है, कफज दोष। तो अगर हम आयुर्वेद के अकॉर्डिंग हम बात करें तो हम उनको जिस तरीके से हमने ट्रीट करना स्टार्ट किया, तो जैसे हमारी बॉडी जो है वो वात, पित्त, कफ तीनों ही दोषों से बनी हुई है, जिसमें हमारे जो आचार्यों ने इसका डिवाइडेशन बताया है कि अगर हम बात करें तो हम अपना जो नीचे का हिस्सा है, नाभि से नीचे वाले हिस्सा जो हम कह सकते हैं, इसमें वात प्रधान में वायु को प्रधान माना गया है इस हिस्से में। और अगर हम अपना मिडिल पार्ट की अगर हम बात करें, नेक से और नाभि तक के हिस्से की अगर हम बात करें, तो इसमें पित्त दोष की प्रधानता बताई गई है। और हमारी नेक से ऊपर का जो हमारे मस्तिष्क तक का पार्ट है, इसमें जो कफ की प्रधानता बताई गई है। रहते तीनों ही दोष है, लेकिन कहीं उत्तर, कहीं मध्यम, कहीं हीन, इस तरीके से इनकी प्रकृति बताई गई है। तो उस पेशेंट को हमने प्रकृति हमने चेक करी, तो उसकी कफज प्रकृति तो उसकी आई रही थी, साथ ही साथ उसको कफज जो है उसको व्याधि भी होने लगी थी। जब हमने फर्स्ट टाइम उसको ट्रीट किया तो हमने जस्ट उसमें कुछ ही मेडिसिन्स उसमें कफज के हिसाब से ऐड करी, कुछ उसमें उनके जो शूल निवारण के लिए, यानी कि पेन के लिए हमने उनके लिए कुछ मेडिसिन्स वगैरह, औषधि वगैरह ऐड करी थी। उसके बाद जब वो सेकंड टाइम आए तो उन्होंने बोला कि थोड़ा मेरे को हल्कापन लगा है, लेकिन ज़्यादा मेरे को रिलीफ नहीं लगा है।
तो नेक्स्ट है जो हमने उनकी नाड़ी देखी, यानी कि हमने जो उनकी पल्स रेट वगैरह उसे चेक किया प्रॉपर तरीके से, तो कफज व्याधि ही उनको मेनली सामने आ रही थी। तो नेक्स्ट हमने जब अपनी नेक्स्ट की ओपीडीज़ में उनको बोला कि आपके मेनली कफज रोग ही हमें लग रहा है, और हमें लग रहा है आपके कफ जो है वो आपकी नलियों में जमने लगा है, या हम उसके मॉडर्न साइज बॉडी भी कह सकते हैं, जैसे बताते हैं नाक की नलियों में, कान की नलियों में, या ये सारे जब कफ जमने लग जाता है तो उनको साइनस की कंडीशन जब बोलते हैं, कुछ ऐसी साइनस की सी कंडीशन उनको हो रही थी। तो हमने जब इनको करके अपना आयुर्वेद के अकॉर्डिंग उनको ट्रीटमेंट स्टार्ट किया हमने, तो पूरा कफज व्याधि के अकॉर्डिंग ही हमने ट्रीटमेंट उनका स्टार्ट किया। तो नाउ 15 डेज़ के बाद वो जब कल आए थे हमारे पास, तो उन्होंने बताया कि उनको लगभग 60% में उनको रिलीफ लगने लगा है। जो सुबह की सिकनेस उनको रहती थी, जो उनको प्रॉब्लम रहती थी मॉर्निंग टाइम में, जो उनको ज़्यादा सनसनाहट महसूस होती थी, सुन्नापन जो रहता था, वो उनको बहुत कम होने लगा है। किसी किसी दिन होता है, किसी किसी दिन नहीं होता है। तो मेन क्या हम इस बात से क्या समझते हैं कि सबसे पहले हमारा निदान करना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम बीमारी का निदान अच्छे से नहीं कर सकते हैं, तब तक हम उसका उपचार ठीक से कर ही नहीं सकते, और अगर पेशेंट का उपचार ठीक से नहीं होगा तो उसको रिलीफ मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इस बात से हमें यही समझ में आता है कि पहले हमको अपने पेशेंट को पूरी तरीके से सेटिस्फाई कैसे करना है। सबसे पहले हमें खुद को सेटिस्फाई होना है निदान के द्वारा। सबसे पहले हमें उनके इन्वेस्टिगेशंस करने हैं, अपनी हमारी जो नॉर्मल प्रक्रिया उसके द्वारा उनका निदान करना है। उसके बाद ही कोई भी उपचार के लिए हमें आगे कदम बढ़ाना है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।